विभा को जब से अपने बेटे अथर्व की पसंद का पता चला था, तब से वह थोड़ा उदास हो गई थी। उसे अंदर ही अंदर लगने लगा था कि उनका बेटा बहू के आने के बाद उनसे दूर हो जाएगा। वह चुपचाप बालकनी के एक कोने में पड़ी कुर्सी पर सिमटी सी बैठी हैं। जाने क्यों मन आज इतना उदास है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फिर भी पता नहीं कौन सी चिंता मन को मथ रही है। अपने आप में उलझी वह अपने ही अंतर्द्वंद में इतनी तल्लीन और खोई सी थी कि सुधीर के आने का आभास तक नहीं हुआ। जाने कब आंखों के दायरे तोड़ खारे जल की कुछ बूंदें गालों पर लुढ़क पड़ी। सुधीर ने घबराकर पीछे से उसे बाहों के घेरे में लेते हुए प्रश्न दाग दिया, क्या हुआ विभा? कुछ भी नहीं, बस यूं ही मन उदास है, उसने सहज होते हुए कहा। आज तो तुम्हें सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। तुम्हारी जिम्मेदारियां अब पूर्ण होने जा रही है और तुम हो कि ये आंखों में सावन भादो समेटे जाने कहाँ खोई हो। उसने झट से संभलते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ, फिर भी कुछ तो बात है, वरना तुम इस तरह उदास बुझी बुझी कभी नहीं रहती। इनकी पारखी आंखों ने ताड़ ही लिया था, और ताड़े भी कैसे नहीं, आखिर एक दूसरे की रग रग से वाकिफ थे। वे सहज ही एक दूसरे की परेशानी की चिंता रेखाओं को पकड़ लेते थे। 30 साल का साथ था, चेहरा तो चेहरा, मन के हाव भाव भी शायद समझ जाते हैं। सुधीर उसे सहेजते हुए बोले, ए विभा, बोलो भाई, कुछ बताओ तो। उसने सहज होने की पूरी कोशिश के साथ कहा, यूं ही आज रह रहकर माँ जी की याद आ रही है। क्यों भाई, सास बनने की खबर से ही सास याद आ गई क्या? ये माँ आज क्यों याद आ रही हैं? उनसे तो जब तुम आई थी तुम्हारी पटरी लंबे समय तक नहीं जमी थी। सुधीर मजाक के मूड में बोल गए, मेरी पटरी? वाह, आप भी ना। चिड़चिड़ाते हुए विभा ने आंखों को पोंछते हुए कहा, मतलब तो एक ही हुआ ना, पटरी तुम्हारी कहो चाहे माँ की। आज पता चला मुझे तुम्हारी स्थिति देखकर, सास भी कभी बहू थी वाली उक्ति का अर्थ। वे समझौते के लहजे में बोल रहे थे। चाय पीने का मन हो रहा है, आप लेंगे क्या? वह उठने लगी। हाँ हाँ, आधा कप चल जाएगी। चाय की कब मना है? इसी बहाने थोड़ी देर तुम पास बैठोगी तो सही। क्यों, क्या मैं तुम्हारे पास नहीं, कहीं दूर लंका में रहती हूँ? लगता है आज तो तुम लड़ने के मूड में हो। अरे मेरा मतलब है, अब तुम्हारी बहू आ जाएगी और तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, फिर तुम सास बनकर रुतबा झाड़ने लगोगी। क्यों, गलत कहा क्या मैंने? सुधीर हमेशा हल्के फुल्के मूड में ही बात करते हैं। शाम का अखबार फैलाकर बैठ गए। चाय का प्याला पकड़े पकड़े वह फिर गुमसुम हो गई। सुधीर ने फिर टोका था, प्लीज विभा, हाँ कुछ तो बात है, बताओ भी। सच बताने लायक कोई बात नहीं, वह मुस्कुरा उठी। कुछ तो जरूर है, ये मृगनयनी आंखें क्या यूं ही सजल हो रही है? वे दुलारते हुए से बोल रहे थे। इस स्नेह भरे संवाद ने उसे और रुआंसा कर डाला, पर बताने जैसी कोई बात भी तो नहीं थी। क्या बताती कि अथर्व की पसंद उसे नापसंद है, ठीक उसी तरह जैसे 30 साल पहले माँ जी ने उसे नापसंद करार दिया था। तभी फोन की घंटी बजी और वे उठकर चले गए। उसने राहत की सांस ली। चलो, सच उगलने से बची, वरना ये तो मेरे अंदर के चोर को जरूर पकड़ लेते। पर यह चोर कब उसके मन में प्रवेश कर गया, वह स्वयं भी नहीं जानती। हाँ, जब से अंदर है, दिलो दिमाग में एक खलबली सी मची हुई है। एक शीत युद्ध चल रहा है, उसका उसके ही साथ। विभा को आज पहली बार लगा कि उसका अस्तित्व अब खतरे में है। तो क्या ऐसा ही माँ जी को भी लगा होगा जब सुधीर ने उससे ब्याह करने की इच्छा माँ जी को बताई होगी? बहू का आना क्या हर सास के मन में ऐसा ही कोई अंतर्द्वंद शुरू कर देता होगा? मन की इस उठापटक को तो वह सुधीर के साथ भी तो शेयर नहीं करना चाहती। पता नहीं क्या सोचेंगे उसके बारे में। सुधीर उसके इस रूप को जाने किस तरह लेंगे। आज जीवन में दूसरी बार उसे बदलाव के घूमते हुए चक्र ने वहीं लाकर पटक दिया है, जहां 30 साल पहले वह भी इसी देहरी पर आकर खड़ी हुई थी। उसके कदम देहरी के ही बाहर थे और उसने महसूस कर लिया था कि देहरी के अंदर जमे हुए उसके पैर उसके आगमन का उस तरह स्वागत नहीं कर रहे हैं
जैसी उसकी अपेक्षाएं थी। बाहर वह थी, अंदर मांझी, जिनके हाथ में आरती की थाली जरूर थी, पर बढ़ती उम्र के झुर्राते से चेहरे पर एक तमतमाया सा मौन था और आंखों में तौलती तपती सी आभा थी। जाने क्या था उन आंखों के तेज में जो उसे ईर्ष्या की तरह लगी थी। विभा मन ही मन कुछ डरी डरी हुई सी थी। जाने कैसा व्यवहार करेंगी वे मेरे साथ। सतरंगी सपनों का हिंडोला उनके सामने आते ही रुक गया, पर मन का कोई कोना आश्वस्त भी था कि सुधीर उसे पसंद करते हैं, असीम प्यार करते हैं। माँ जी करे ना करे क्या फर्क पड़ता है। पर बाद में महसूस हुआ कि एक छत के नीचे हर रिश्ते की अहमियत है और रिश्ते को निभाने से बहुत फर्क पड़ता है। जाने क्या था, सुबह शाम छोड़ दो तो दिन के शेष समय को उन्हीं के साथ गुजारना होता था। ब्याह के 5 सालों तक माँ जी और वह अलगाव के 2 किनारों पर ही थे। वह तो 5 वर्ष बाद अथर्व रूपी सेतु ने हम सास बहू को दादी और माँ बनाकर अलगाव को लगाव में ऐसा बदला था कि मरते वक्त भी माँ जी ने इनकी नहीं उसकी गोद में सिर रखकर गंगाजल ग्रहण करते हुए प्राण त्यागे थे। पर अलगाव के वे 5 वर्ष एक युग की तरह ही तो बीते थे। माँ जी कानपुर की ब्राह्मण और वह राजस्थान की ब्राह्मण बेटी। क्या फर्क था, केवल प्रांत का, केवल भाषा का, रीति रिवाजों और खान पान का, केवल सांस्कृतिक भेद ही तो था। थी तो दोनों एक ही जाति की, ब्राह्मण कुलों में जन्मी थी, पर माँ जी कुछ यूं व्यवहार करती मानो अछूत कन्या उनके घर आ गई हो और वे अबड़ा गई हो। अलग पकाना, अलग पूजा पाठ, उनका इस तरह का व्यवहार उसे अंदर ही अंदर तोड़ देता था, एक हीनता का बोध करवाता था। तब हमेशा लगता माँ जी गलत है, पर आज लग रहा है वे गलत नहीं थी। वह उनकी उथल पुथल होती मनस्थिति का ही परिणाम रहा होगा। ऐसा ही तो वह भी सोच रही थी। अथर्व की पसंद को लेकर, लड़की आईआईटी है, अथर्व के साथ पढ़ी, उच्च शिक्षित है, पर उसके अंदर उसकी शिक्षा अथर्व की पसंद के बावजूद कुछ ऐसा अलग सा पक रहा है जो उसे ही द्वंद्व में डाल रहा है। वह और माजी तो केवल प्रांत के अंतर से ही बटे थे, पर शिखा तो जाति और धर्म से भी अलग है। कैसे हम उसके साथ निभा पाएंगे। आज शिखा को वह उसी अलगाव के दूसरे किनारे पर देख रही है। वह शुद्ध भारतीय परंपराओं की कायल है। कायदे, मान मर्यादा, संस्कार सभी कुछ उसके निर्धारित मानदंडों पर चलते हैं। बड़ों के चरण स्पर्श को दुनिया का सबसे अच्छा अभिवादन मानने वाली उसकी संस्कृति में शिखा का हेलो आंटी, हाय अंकल कहाँ समायोजित हो पाएगा। एक तीखी चुभन सी उठी भीतर। मन लगातार उलझता ही जा रहा है। शिखा को बदलना पड़ेगा स्वयं को, ऐसे नहीं चलेगा। वह बुदबुदा उठी। क्या हुआ मम्मी? अथर्व ने पीछे से आकर गले में बाहें डालते हुए उसके गाल से गाल सटाकर प्यार करते हुए पूछा। कुछ नहीं रे, बस यूं ही, उसने उसका गाल थपथपाते हुए कहा। नाराज हो आप? उसकी आवाज में भय की झलक थी। नहीं तो। सहज होने का उसका प्रयास व्यर्थ गया। मम्मी, जब से आप शिखा से मिली हैं आप चुप हैं, उदास हैं। पसंद नहीं आई क्या? वह गंभीर लहजे में बोल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। विभा उठकर अपने कमरे में आ गई। वह अथर्व के प्रश्नों से बचना चाहती थी। जानती है इन दिनों वह नए जीवन के ख्वाबों की दुनिया में तैरता रहता है। वह नहीं चाहती कि वह दुखी हो, उसका दिल टूटे, उस पर अपने कमजोर होते पुरातन पंथी मन की झलक भी ना पड़े। यही सोचकर वह उठ गई बालकनी से, पर वह उसके पीछे पीछे कमरे में चला आया। यू नो मम्मा, शिखा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। आई नो वेरी वेल। उसने मुस्कुराते हुए सहज होने की कोशिश की। शी इज़ वेरी स्वीट। वह वहीं उसके पलंग पर लेट गया और शायद भविष्य के सुनहरे सपनों में खो गया। उसे झपकी आ गई। उसने चादर उड़ाकर उसके बालों में हाथ फेरा तो नजरों के सामने नन्हा सा अथर्व आ गया। यादों का छोटा सा एल्बम फिर मन में खुल गया। जब वो कहानी सुनते सुनते या होमवर्क करते करते यूं ही सो जाता था, उसका बचपन रिवर्स होती फिल्म की तरह उसके सामने खुलता गया। एक एक घटना, एक एक बात उसके स्मृति पटल पर उभरती जा रही थी। उसके चेहरे पर नजरें गई तो लगा जैसे वह आज भी उतना ही मासूम है। उसने उसके माथे को चूम लिया। क्या इसकी इच्छा के लिए
वह स्वयं को नहीं बदल सकती? पर वही क्यों बदले हर बार? पहले माँ जी के लिए, अब बहू के लिए। वह और शिखा, शिखा और वह और माँ जी और वह। लगातार यह चक्र उसके दिलो दिमाग पर मंडराने लगा। सैकड़ों नए सवाल पुराने संदर्भों के साथ मन में उठने लगे। दिल आक्रांत हो उठा। शिखा के आते ही अथर्व उससे दूर हो जाएगा। उसे अथर्व से दूर होने का भय लगातार सताने लगा। अब तक अथर्व के जीवन में कोई स्त्री थी तो वह केवल वह उसकी माँ। दादी के साथ भी उसका प्यार बांटना उसे अच्छा नहीं लगता था। तब उस पराई लड़की के साथ शिखा के आने की कल्पना से ही उसे बेटा अपने से दूर होता लगा। कितना सुख मिलता है उसे उसके लिए बनाने में, उसके लिए जागने में, उसके स्वेटर, उसके कपड़े पसंद करने में। पर धीरे धीरे यह सब शिखा का सुख हो जाएगा, शिखा की पसंद में बदल जाएगा। वो घर की धुरी से हटकर हाशिए पर चली जाएगी। शिहरन सी हुई तन मन में। तो क्या अपनी स्वतंत्रता और एकाधिकार के बंटवारे का भय उसे डरा रहा है? अपने सर्वाधिकार, अपने वजूद के घटने का डर? क्या परिवार में एक दूसरी स्त्री का प्रवेश उसकी सत्ता और उसके महत्व को चुनौती नहीं दे रहा? मन में गुबार सा उठा और सारे प्रश्न धुंधले से होने लगे। पसीने से तरबतर हो गई थी वह। रात सोचते सोचते ही आधी हो गई, पर नींद का नामो निशान नहीं था। कितना उत्साह था विवाह में, जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आना चाहती थी। सुधीर के साथ काम करते हुए अक्सर माँ की बात होने लगती। माँ का जिक्र, माँ की कल्पना से ही रोमांचित हो उठती वह। बचपन में ही माँ खोकर अधूरी हो गई ममता की छाँव को पिता ने पूरा करने की लाख कोशिश की थी, पर फिर भी प्यार, स्नेह और आशीर्वाद की रिक्तता को सदा महसूस किया था उसने। सुधीर से माँ जी के बारे में सुन सुनकर एक सुंदर कल्पना ने जन्म लिया था उसके मन में, जहाँ सास बहू नहीं माँ बेटी हुआ करती थी। पर क्या फिर अपनी बहू को बेटी बनाऊंगी, यह वादा उसने अपने आप से ही किया था। फिर अब क्यों परेशान है? क्या हाथी के दांत की तरह विचार भी दिखाने के अलग होते हैं और निभाने के अलग। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई हो। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।